नमस्कार, मेरा नाम गिरिजेश वशिष्ठ है। मैं अलग अलग विषयों पे आपसे रोज़ बातचीत करता हूँ, तरह तरह की जानकारी आपके पास लेके आता हूँ। किसान कानून आया है और इसको लेकर बहुत सारी बहस और विवाद चल रहा है। हमारे एक मित्र ने आज इसी चैनल पे कमेंट में पूछा कि किसान कानून को भी सरल भाषा में आप समझा दीजिए। अभी तक बहुत सारी जानकारियाँ हैं लेकिन सरलतापूर्वक जानकारी कहीं नहीं मिल रही है। मैं आपको आज बहुत सरल तरीके से किसान कानून, जो तीनों कानून हैं वो, और उनके ऊपर जो ऐतराज़ है उनको समझाना चाहता हूँ। और मैं बहुत सरल भाषा में भी रखूँगा और छोटा रखूँगा, कोशिश करूँगा कि बहुत छोटा हो। किसान कानून की जो शुरुआत होती है वो इस एक चिंतन के तहत होती है कि इस देश में 60 से 65% लोग, 70% लोग खेती किसानी करते हैं। और इतने सारे मज़दूर, 150 करोड़ में से 100 करोड़ किसी एक आदमी की मजदूरी करने लग जाएं, या 2 आदमी की मजदूरी करने लग जाएं, या 4 आदमी की मजदूरी करने लग जाएं, तो उनकी लॉटरी निकल आएगी। और वो जब मजदूरी करेंगे तो उन लोगों को वेतन नहीं देना पड़ेगा। ज़मीन उनकी होगी, मेहनत उनकी होगी, मजदूरी उनकी होगी, और काम किसी और के लिए कर रहे होंगे। काम कैसे कर रहे होंगे? 3 कानून हैं। 3 में से पहले कानून पे आते हैं। आपने कहा संविदा खेती, यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। ये क्या होती है? आपको सरल तरीके से बताता हूँ। आपके घर में एक छोटी सी बगिया है, उसके अंदर संतरे के 10 पेड़ हैं। एक आदमी आपके पास आता है और आपसे कहता है कि ये आपका जो खेत है इसमें संतरे की जगह नींबू उगाइए, आपके सारे नींबू मैं खरीदूंगा, मेरी जिम्मेदारी है। आप कहेंगे ठीक है। वो आपसे कहेगा कि मैं आपसे सब 10 रुपये किलो में नींबू खरीदूंगा, आप उगाइए, बीज भी मैं दूंगा, बताऊंगा भी कि कैसे करनी है खेती, मैं आपको मदद करूंगा खेती करने में, लेकिन काम आप करोगे, खेती आपकी होगी, और 10 रुपये किलो में आपको दूंगा। यानी खेती में जो नुकसान हुआ, अगर आपका खेत खराब हो गया तो नींबू जितने कम होंगे उसमें वो कोई भरोसा आपको नहीं दे रहा है। अगर अच्छा माल हुआ तो 10 रुपये किलो खरीदूंगा। अब क्या हुआ कि उसने 10 रुपये किलो का वादा तो कर दिया, लेकिन ना तो उसने किसी को नौकर रखा, ना उसने ज़मीन खरीदी, और मुनाफे का पूरा इंतज़ाम कर लिया। वो आपसे 10 रुपये खरीदेगा। उसके बाद में बातचीत शुरू होती है दूसरे कानून की। उसने आपसे सस्ता कानून वो खरीद लिया। उसके बाद क्या करेगा? वो उस नींबू को लेके जाएगा, सोचेगा सीज़न चल रहा है इस वक्त तो मेरा 10 रुपये वाला नींबू 30 रुपये किलो से ज़्यादा बिकने वाला नहीं है, तो मैं क्या करूं, उसको उठा के मैं रख देता हूं। जब नींबू की खेती नहीं हो रही होगी तब मैं इसको 60 रुपये किलो बेचूंगा। अब सरकार ने क्या किया? दूसरे कानून में ज़्यादा से ज़्यादा खेत में रखने का छूट दे दी। आप जितना चाहो उपज को स्टोर करो। नींबू का उदाहरण मैं दे रहा हूँ, लेकिन ये कानून नींबू पे लागू नहीं होता है। ये कानून लागू होता है अनाज पे, ये कानून लागू होता है दाल पे, दलहन पे लागू होता है जिसमें मूंगफली वगैरह शामिल हैं, तेल में लागू होता है, तिलहन पे लागू होता है। तिलहन मतलब जिससे तेल निकाला जाता है, जैसे सरसों वगैरह उन पे लागू होता है, आलू पे लागू होता है, प्याज पे लागू होता है। मतलब ये जो सारी पेरिशेबल नहीं है चीज़ें, जिनको स्टोर किया जा सकता है, उनको सरकार ने भरपूर स्टोर करने की छूट दे दी है। आप चाहो तो 10 करोड़ टन स्टोर कर लो, आप चाहो तो जहाँ चाहो स्टोर कर लो। अगर आपका स्टोर नहीं है तो अडानी विल्मर कंपनी के जो बड़े बड़े शिप हैं उनको किनारे खड़े करो तट पे, उनमें स्टोर कर लो। वैसे अडानी के पास बहुत ज़बरदस्त स्टोरेज का सिस्टम है पूरे हिंदुस्तान में, हाई टेक है। हज़ारों ट्रक उसमें, उसके यार्ड में खड़े हो सकते हैं। कई रेलगाड़ियाँ, 200 रेलगाड़ियाँ शायद एक बार में उसके यार्ड में खड़ी हो सकती हैं। खैर, तो अब आपने क्या किया कि वो उसने रख लिया अपने पास में उस नींबू को, जो नींबू नहीं है, मैंने बताया कौन सी चीज़ है। उस नींबू को वो तब निकालेगा जबकि दाम बढ़ा होगा। ये तो एक सामान्य और आदर्श प्रक्रिया हो गई। अब उसका दिल करता है कि मैं नींबू का 50 रुपये नहीं, मैं 80 रुपये किलो वसूलूंगा। उसके लिए वो क्या करेगा? वो कहेगा कि अब मेरे पास सारा नींबू मेरे पास है, इस पूरे इलाके का जो नींबू है वो तो मेरे पास है, तो मैं अभी इसको और रखता हूँ और मैं बाज़ार में 100 रुपये करके छोड़ूंगा। जब कोई चीज़ होती है, अर्थशास्त्र का एक नियम है
जब कोई चीज़ बाज़ार में कम मात्रा में होती है और उसको मांग उसकी ज़्यादा होती है तो दाम बढ़ जाता है। शॉर्टेज होने पे चीज़ें महंगी हो जाती हैं। काला बाज़ारी एक शब्द था पहले, वो यही होता था कि आप उठा के अगर गोदाम में कोई चीज़ रखते थे और उसको चुपचाप रख लेते थे क्योंकि गैरकानूनी था, और जैसे ही दाम बढ़ता था आप उसको निकाल देते थे। कई बार शॉर्टेज होती थी। अभी हाल में जब बीच में कोरोना के दौरान अफवाह उड़ी कि साहब राशन की कमी होने वाली है, तो बहुत सारे लोगों ने अपने घर में रख लिया। बहुत सारी उसकी महंगाई बढ़ गई। किसी ने कहा कि साहब जो है वो बीच में एक बार नमक की अफवाह उड़ी थी, बीच में एक बार प्याज की अफवाह उड़ी थी। इससे होता रहता है, लोग होर्डिंग करते रहते हैं काला बाज़ारी करके और कुछ लोग पैसे कमाते रहते हैं। लेकिन अब काला बाज़ारी को कानूनी जो है वो दे दिया है, और वो काला बाज़ारी कानूनी ही नहीं होगी और इतने बड़े स्तर पे होगी कि उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या किया उसने, नींबू का दाम बढ़ा दिया। अभी तक आप दाम ही दाम पे घूम रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा अर्थव्यवस्था का सत्यानाश कैसे होने वाला है, मिडिल क्लास का सत्यानाश कैसे होने वाला है। अब क्या होगा कि वो स्टोर में रखने के लिए आपने कहा था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की 10 रुपये का दाम मिल गया। जिनसे वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में खेती नहीं करा पाया, जिनको अपना नौकर नहीं बना पाया, उनसे कहेगा कि भाई आ जाओ, तुम्हारा नींबू मैं जो है वो ख़रीद लेता हूँ, 12 रुपये में दे दो। मंडी में एमएसपी में वो नींबू अभी तक 10 रुपये में जाता है। सरकार ने उसका एमएसपी इतना ही तय किया हुआ है, तो 10 रुपये में जाता है। एक आदमी 12 रुपये में नींबू मांग रहा है, आप उसको दे दोगे। जब 4 बार वो आपसे आपके गांव में आके ख़रीदारी करके 12 रुपये में नींबू ले जाएगा, तो आप मंडी जाना बंद कर दोगे। और जब आप मंडी जाना बंद कर दोगे तो मंडियां धीरे धीरे करके दम तोड़ देंगी। उसके बाद बाज़ार पे एकाधिकार रहेगा। सरकार कह रही है कि हम मंडी व्यवस्था तो ख़त्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस कानून से मंडी व्यवस्था ख़त्म हो जाएगी। और मंडी ख़त्म होने का मतलब ये है कि किसान को जो एक एमएसपी का छोटा सा सपोर्ट था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का, वो भी जाता रहेगा। उसके बाद किसान के पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। तो ये इस तरह से आप एमएसपी की बात करते हैं। जब तीनों कानूनों को मिला के देखें तो इसका घपला दिखाई देता है। अब मैं बताता हूँ कि अर्थव्यवस्था पे इसका क्या असर पड़ेगा। किसान अगर कमज़ोर होता है, अगर किसान के पास कमाई कम होती है, अगर उसका एक्सप्लॉयटेशन होता है, तो देश का 70% आबादी अगर किसान है तो 70% खरीदार भी किसान है। किसान माचिस, बीड़ी, बिंडल, दूसरी चीज़ें जो खरीदता है, या अपनी खेती के सामान खरीदता है, या किसान कुछ और चीज़ें साबुन, कपड़ा लत्ता खरीदता है, उस खरीद से इंडस्ट्री के पास पैसा जाता है। और उसके पास जब पैसा जाता है तो जो मार्केट है उसकी ग्रोथ होती है, मार्केट ग्रो करता है। जब मार्केट ग्रो करता है तो देश ग्रो करता है, इकोनॉमी ग्रो करती है। अगर 60% 70% आबादी की जो क्रय क्षमता है, खरीदने की ताकत है, उसको आप कम कर देंगे तो बाज़ार टिकेगा। मिडिल क्लास की जो दिक्कतें यहीं से शुरू होती हैं। अगर इंडस्ट्री जो है वो मुनाफे में नहीं चलेगी तो मिडिल क्लास लोगों को, हम आप लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी। नंबर 2, जो बीच में काला बाज़ार बैठा हुआ है, वो जब महंगा माल बेचेगा तो हम मिडिल क्लास को ही बेचेगा, किसी और को नहीं बेचेगा। नंबर 3, अगर इकोनॉमी गिरती है तो जिनके फ़ायदे के लिए आप नीतियाँ बना रहे हो वो ही दुखी होंगे, क्योंकि कारोबार उनके नहीं चलेंगे, बड़े उद्योगपतियों के नहीं चलेंगे। जब उनके नहीं चलेंगे तो वो सरकार से और रियायत लेंगे इसलिए कह रहा हूँ कि उनको मांगने की ज़रूरत नहीं है, वो आदेश करते हैं। ये स्थिति हमारे सामने आती जा रही। जब वो सरकार से रियायत लेंगे तो उसका लोड भी आप ही पे आएगा, आप ही टैक्स देंगे। कुल मिला के ये कानून केवल सरकार के नज़रिए से अगर आप देखें तो हो सकता है कि वो आज उसको जो ठीक लग रहा है वो कर रही है, लेकिन आप आपके मिडिल क्लास के किसान के नज़रिए से देखें तो थोड़े समय बाद हम लोग एक अजब तरह की स्लेवरी या गुलामी की तरफ बढ़ने वाले हैं, जिसमें किसान को अपने खेत छोड़ने की भी छुट्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ली हुई है। उनका एक आदमी भी आएगा बीच बीच में, चेक करेगा। वो हो सकता है कि 4 गाँव पे एक आदमी रख दें जो आपकी नज़र रखे कि आप ठीक से खेती कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हैं धीरे धीरे करके स्लेवरी आपकी भी बढ़ जाएगी। आप किस्त लोगे, कर्ज लोगे, EMI आप नहीं चुका पाओगे तो आप गुलाम बन जाओगे, आप सस्ते में काम करने को मजबूर हो जाओगे। तो कुल मिला के जब भी ऐसी कोई आर्थिक नीति आती है उसके बड़े व्यापक परिणाम होते हैं, इसलिए सबके लिए तैयार होना चाहिए। और
समझ जो है उसको व्यापक बनाने की ज़रूरत भी होती है। मुझे लगता है आपको आसानी से ये समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा है तो फॉरवर्ड करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। नमस्कार, जय हिंद।